चलिए गाइस, तो आगे बात करते हैं कि मैं देखिए आगे और साइंस को डिस्क्राइब करा रहा हूँ यहाँ से। देखिए साइंस को अगर मैं क्लासिफाइड करता हूँ तो साइंस को आगे चल के हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक आपका रियल साइंस यानी कि वास्तविक विज्ञान, और एक हम डिवाइड करेंगे इसको शैडो साइंस। शैडो साइंस यानी कि अब यहाँ समझ लीजिए, मैंने साइंस को दो भागों में बांटा है, एक रियल साइंस और एक शैडो साइंस। शैडो साइंस कौन सा साइंस होता है? इसको जनरली हम कह सकते हैं छद्म विज्ञान। अभी छद्म विज्ञान क्या है? देखिए छद्म विज्ञान का मतलब आप इसे ये भी कह सकते हैं कि यह एक नकली विज्ञान है, लेकिन कोई विज्ञान नकली तो होता नहीं है। उसको किस तरह से समझना है? इस विज्ञान के अंतर्गत आपको क्या देखने मिलेगी? पैराडिग्म यानी कि अवधारणाएं होंगी। इस विज्ञान में क्या चीजें दी हुई होती हैं? पैराडिग्म होती है यानी कि अवधारणाएं होती हैं। इस विज्ञान में और क्या देखने को मिलेगा आपको? स्टेटमेंट्स यानी कि कथन। चलिए बेसिक समझते हैं। सब विज्ञान को दो भागों में बांटा, वास्तविक विज्ञान में और एक छद्म विज्ञान। ये छद्म विज्ञान किसको कहा गया है वो समझते हैं। एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत आपको कुछ अवधारणाएं और कुछ आपके स्टेटमेंट्स यानी कि कथन दिए हो। फिर सबसे इंटरेस्टिंग कहानी इसमें ये है कि ये जो आपके स्टेटमेंट्स और आपके पैराडिग्म दी गई हैं, इनकी जो रियलिटी है, यानी कि आपका जो भी पैराडिग्मा या स्टेटमेंट दिए जाएंगे उनकी जो रियलिटी होगी वो चेंजेबल होगी। चेंजेबल यानी कि परिवर्तनशील। चलिए इसको किस तरह से समझना है ये देख लीजिए। मैं यहां से ये कह रहा हूं कि एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत कुछ अवधारणाएं या कुछ कथन होते हैं। कौन सा है पता नहीं अभी, लेकिन उनकी जो रियलिटी है वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। सर कोई विज्ञान है जिसके स्टेटमेंट्स या अवधारणाएं जो होती है उनकी रियलिटी क्या हो सकती है? बदल सकती है, समय के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, ज्योग्राफिकल एरिया के अनुसार, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार। हमारे देश के या हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी के लोगों का स्टेटमेंट्स, उनकी अवधारणाएं कुछ और होंगी, दूसरी जगह में वो बदल जाएंगे। ऐसे विज्ञान के अंतर्गत हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। यहां से समझ लेंगे सामाजिक विज्ञान कौन सा विज्ञान है। बच्चे सामाजिक विज्ञान को ही हम शैडो साइंस कहते हैं, यानी कि आपका जो सोशल साइंस है वो एक शैडो साइंस है। शैडो कैसा मतलब? अब यहां समझ लीजिए, इस विज्ञान में देखिए आपका समाज विज्ञान के विषय कौन से हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भाषा विज्ञान। ये जो विषय हैं ये सब कौन से विज्ञान के विषय हैं? सोशल साइंस के विषय। ज्योग्राफी etc। अब आप एक बात बताएं, जो इतिहास भारत का होगा क्या वो दूसरे देश का होगा? जरूरी नहीं है और बिल्कुल नहीं होगा। पॉलिटी पे बात कर लीजिए, भारत के मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे। अभी अमेंडमेंट करके कुछ आर्टिकल्स के भाग बढ़ा दिए गए हैं, कुछ खंड जोड़ दिए गए उसमें। लेकिन जो आर्टिकल, जो संविधान भारत का है, क्या वो दूसरे देश का संविधान होगा? नहीं होगा। इकोनॉमिक्स ले लीजिए, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो यानी कि ये अब ज्योग्राफी, भारत का क्षेत्रफल अलग है, दूसरे देशों का क्षेत्रफल अलग होगा। यानी कि सर एक ऐसा विज्ञान जिसकी रियलिटी कैसी हो? परिवर्तनशील हो, उस विज्ञान को क्या कहा आपने? छद्म विज्ञान। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे किसके रेफरेंस में? रियल साइंस के रेफरेंस में। चलिए बच्चे आपका रियल साइंस पे आ जाइए। सबसे पहली इंटरेस्टेड कहानी बच्चे यहां से ये है कि इस विज्ञान में पैराडिग्म और स्टेटमेंट्स नहीं होते।
इस विज्ञान के अंदर आपको जो देखने मिलेंगी वो मिलेंगी थ्योरीज। क्या मिलेंगी? थ्योरीज यानी कि सिद्धांत। इस विज्ञान में आपको सिद्धांत देखने को मिलेंगे और इसमें कुछ आपको देखने मिलेंगे लॉज यानी कि नियम। अब आप ऐसे समझेंगे सर वास्तविक विज्ञान है क्या? एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा आपको? कुछ रूल्स होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। अब जो भी रूल्स और प्रिंसिपल होंगे उनकी जो रियलिटी होगी वो कैसी होगी? अनचेंजेबल यानी कि अपरिवर्तनशील। आपने बस इतना सिंपल समझिएंगे कि ये जो विज्ञान है वास्तविक विज्ञान, इस विज्ञान के अंतर्गत जो भी आपको रियलिटी दी गई है उसकी रियलिटी कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। ये चेंजेबल नहीं है। ये ऐसा नहीं कि परिवर्तनशील है, मैंने कहा परिवर्तनशील नहीं है। देखो ये परिवर्तनशील है, ये आपका क्या होगा? बदल जाएगा। लेकिन ये जो सिद्धांत या ये नियम है ये कभी भी अनचेंजेबल है, इनकी रियलिटी नहीं बदलेगी। उदाहरण के लिए इसे समझ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है। अब एक व्यक्ति के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? भाई जनरली देखा जाए तो 206 हड्डियां होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर। तो मैंने ये कहा कि ये जो पर्सन है, अब ये चाहे इंडिया का हो या दूसरे देश का हो, कहीं का भी होगा, तो हर एक व्यक्ति के अंदर जनरली कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 होती हैं। तो इसका मतलब यहां से ये है कि जो प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है कि एक अडल्ट या व्यस्त व्यक्ति में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। तो ये आपका लॉ समझ लीजिए, प्रिंसिपल। क्या इसकी रियलिटी बदल जाएगी? तो वो बदलेगी नहीं, सेम ही रहेगी। अब चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो वहां का ट्रंप ले आइए आप। उसी प्रकार से अब बात कर लेंगे, जैसे मान लीजिए सभी को पता है कि जो वाटर का फॉर्मूला होता है क्या? H2O यानी कि पानी। अब इसमें है क्या? तो इसमें क्या देखने को मिला कि हाइड्रोजन के आपके 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1, और तब जाके क्या बन रहा है आपका? वाटर। अब आप एक बात बताएं मुझे यहां से कि ये जो पानी है, जो आपका हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यानी कि H2O, ये जो रेशो है, इस रेशो से जो पानी बना है, क्या ये पानी गंगा नदी का रेशो है? क्या ये पानी किसी पर्टिकुलर नदी का या किसी पर्सन के घर का किसी चीज का पानी नहीं हो सकता ना? ये सब पे फॉलो होता है, चाहे वो इंडिया का हो या फिर बाहर का हो। इसका मतलब ये समझ में आया सर, वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंदर जो भी थ्योरीज या लॉज दिए जाएंगे उनकी रियलिटी कभी भी बदलेगी नहीं, ना किसी व्यक्ति के अनुसार, ना किसी ज्योग्राफिकल एरिया, ना टाइम के अनुसार। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां से चलिए इस विज्ञान को आगे और देखते हैं। रियल साइंस को आगे चल के डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि इसको बांट रहा हूं मैं 2 पार्ट्स में। एक लिविंग साइंस में और एक इसको मैं बांट रहा हूं नॉन लिविंग साइंस में। यानी कि आपने क्या देखा यहां से कि जो रियल साइंस है इसको आगे चलकर कितने पार्ट में डिवाइड किया मैंने? 2 भाग में, आपका लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस। हिंदी में देखें तो इसको हम कहते हैं सजीव विज्ञान। यदि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए नॉर्मल में आ जाएगा बच्चे निर्जीव विज्ञान। देखिए मेरे द्वारा जो भी मैं क्लास पढ़ाऊंगा वो एक कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगी, यानी कि वो उसमें कोई टॉपिक या क्वेश्चंस काउंटेड का मैटर नहीं, हम पूरे टॉपिक को अच्छे से सोल्व करेंगे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए और वो चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रह जाए। ये मेरी इंटेंसिटी है गाइस। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? निर्जीव विज्ञान की। तो जो निर्जीव विज्ञान है या फिर नॉन लिविंग साइंस है, तो नॉन लिविंग साइंस को
सबसे पहले आप देखते हैं कि भी इसके अंदर हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो इस विज्ञान में जो आपको देखने को मिलेगा तो वो हम पढ़ेंगे फिजिकल साइंस, यानी कि भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, अब इसके भी हमारे पास में कितने विषय हैं? 2 विषय हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में। एक है फिजिक्स और एक है गाइस केमिस्ट्री। यानी कि सबसे पहली चीज हम बात कर रहे हैं किस विज्ञान की? वास्तविक विज्ञान। एक ऐसा विज्ञान जिसके अंदर जो भी आपकी थ्योरीज या लॉज होंगे उनकी रियलिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, ना समय के अनुसार ना किसी व्यक्ति के अनुसार। अब ऐसे विज्ञान को कितने भागों में बांटा आपने? 2 भागों में, एक लिविंग साइंस और एक नॉन लिविंग साइंस में। सर नॉन लिविंग साइंस में हम किसका अध्ययन करते हैं? फिजिकल साइंस का। सर निर्जीव विज्ञान में हम भौतिक विज्ञान का, और भौतिक के कितने विषय हैं? 2, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। चलिए सबसे पहले केमिस्ट्री को सोल्व करते हैं। तो केमिस्ट्री के बारे में यदि अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि केमिस्ट्री में हम किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर यानी कि ये जो मैंने लफ्ज लिखा है द्रव्य का अध्ययन, ये जो वर्ड है इसका अच्छी जो मतलब है वो होता है द्रव्य। यानी कि द्रव्य का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? रसायन विज्ञान में। अब ये समझ लेंगे सर वापस एक बार फिर से, सर केमिस्ट्री में हम किसका अध्ययन करते हैं? द्रव्य का। द्रव्य क्या होता है ये सीख लीजिए। दुनिया की हर एक वस्तु, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी वस्तु हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी ना किसी वस्तु के अंदर मास होगा। ये मास क्या है बच्चे? मास को क्या ऐसे समझ लेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। जिसको ये समझ में ना आए तो ऐसा समझ लीजिए भार, ये भी समझ में ना आए तो वजन। दुनिया की वह कोई भी वस्तु जिसके अंदर वजन होता है, दुनिया की वह कोई भी वस्तु जिसके अंदर वजन होता है, प्लस साथ साथ में वह क्या करती हो? स्थान घेरती हो। सर दुनिया की वह कोई भी वस्तु, दुनिया की वह कोई भी वस्तु जिसके अंदर भार या वजन हो, प्लस साथ में वह क्या करती हो? स्थान घेरती हो, उस वस्तु को क्या कहते हैं हम? द्रव्य। बात समझ में आ गई? उदाहरण के तौर पे देख लीजिए आप, जैसे चेयर, कुर्सी। आप एक बात बताइए, जैसे ये चेयर, तो चेयर में क्या होगा कि चेयर किसी चीज से तो बनी है ना। अब जिस चीज से भी बनी है तो इसके अंदर वजन भी है और भार भी है, प्लस साथ साथ में ये स्थान भी घेर रही है। तो दुनिया की हर एक वस्तु क्या होती है? मैटर। तो ये चेयर क्या हो गई? एक मैटर हो गई। जैसे अब आ जाओ इस डस्टर पे, ये जो डस्टर है आप बताइए वुड से बना है, इसके अंदर वजन भी होगा और स्थान भी घेरता है, तो ये भी क्या हो गया? एक मैटर। उसी तरह से जैसे कलम, तो कलम आपका पेन। अच्छा हवा, एयर। अब हवा पे समझ लीजिए, कुछ समझ रहे होंगे सर ये होता है, कुछ कहने नहीं भी होता है। तो अब आप एयर पाजिए हवा पे। जब आप किसी साइकिल या बाइक के टायर में हवा फिल कराते हो तो वो भले ही पौंड में भरी जाए, कम भरी जाए, लेकिन उसके अंदर वजन भी होता है, प्लस वह साथ साथ में स्थान भी। जो ट्यूब होती है टायर की, उसमें वो जो जहां फील होती है तो उसमें क्या करती है? वो स्थान भी घेरती है। इसका मतलब यहां से ये समझ में आया सर हवा भी क्या है? मैटर है। और हवा किस चीजों का मिश्रण होता है? गैसेस का। द कंपोजिशन ऑफ गैसेस दैट कॉल्ड इज एयर। तो हवा किससे मिलकर बनी है? अरे गैसेस से मिलकर हवा बनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो गैस है तो क्या यह एक मैटर है कि नहीं है? तो अब आप बताएं इसके बारे में। तो जो गैस है गाइस, ये क्या एक मैटर है या नहीं, इसको आप कमेंट में बताइए। ठीक है, आगे बात करते हैं।
सेकंड थिंग्स आपने ये सीख लिया यहां तक। चलिए मैं साथ साथ में आपको दो चीजों के बारे में बताऊं कि द्रव्यमान, भार, वजन, इनमें डिफरेंस होता क्या है। चलिए इसको इस तरह से समझिए, एक फ्रेम के माध्यम से मैं यहां से आपको ये बता रहा हूं कि एक टाइप हमने क्या लिया, मास, एक साइड में वेट। हिंदी में द्रव्यमान और इसकी हिंदी हो जाएगी भार या वजन। चलिए इसको समझ लीजिए। आप एक बात पहले सिंपल समझ लेंगे कि क्या होता है द्रव्यमान, क्या होता है भार। जैसे मान लीजिए ये वॉच है, डस्टर बाजी। बच्चे ये जो डस्टर है ये आपका वुड प्लस स्पंज से मिलकर बना है, यानी कि मैंने आपको ये बताया कि सर ये जो डस्टर है ये वुड और स्पंज से मिलकर बना है। तो अब ये वस्तु है, ये वस्तु किस चीज से बनी है, लकड़ी से प्लस स्पंज से। ये दोनों जो चीजें हैं यानी कि वुड और स्पंज, यही इस वस्तु का क्या है, द्रव्यमान यानी कि मास। तो मास क्या होता है, मास किसी भी वस्तु का वह पदार्थ, मास किसी भी वस्तु का वह पदार्थ जिससे वो बनी हो। इसे रटना नहीं, आप समझ लीजिए। बेसिकली मैंने कहा कि जैसे सपोज है कोई भी व्यवहारिक चीज जो जिस चीज से बनी है ना वो क्या, जैसे सपोज ये माउस है। अब माउस प्लास्टिक से जिस भी चीज से बना है, तो ये जिस चीज से बना है तो ये इस वस्तु का, ये इस माउस का क्या कहलाएगा, द्रव्यमान। बात समझ में आ गई यहां से। अब आते हैं सर भार या वजन। भार क्या होता है फिर, जैसे आपने द्रव्यमान समझ लिया। अब आप देखिए जब किसी शॉप पे एप्पल या कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो शॉपकीपर क्या काम करता है, जो भी आप सामान लेकर आते हैं उसको एक साइड में तराजू के रखता है, दूसरी साइड में बाट रखता है, राइट। अब जिससे कि वो जो बाट है उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, उससे हमें पता चल जाता है वो कितने केजी का सामान आपने खरीदा है। लेकिन यहाँ पे देखिए सोचने वाली बात क्या है, ये समझ लीजिए। जैसे अभी मैंने आपको ये समझाया था कि मास क्या होता है, तो मास क्या था गाइस, मास ये है कि ये स्पंज और वुड जिससे बना है, यानी कि कोई भी वह वस्तु जिस चीज से बनी होती है वह उसका क्या होता है, मास। फिर आपने एक लॉ पढ़ा होगा जो न्यूटन ने दिया था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। इस रूल्स में क्या पता चलता है कि कोई भी वस्तु जब हम ऊपर फेंकेंगे तो पृथ्वी उसको अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करेगी, यानी कि उसकी ओर अपनी ओर खींचेगी। सेम यही रूल समझना कि ये जो डस्टर है, जब मैं इस डस्टर को जिस तराजू में जाके काउंट करूंगा, एक साइड में बाट रखूंगा, तो उस बाट, वो जो बाट है ना बच्चे, वो ये बताएगा कि इस डस्टर पर या इस वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है, यानी कि पृथ्वी इस चीज को अपनी ओर कितना खींच रही है। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मेरे पास में ये दो चीजें, सपोज ये जो घड़ी है जिस भी चीज से बनी है वो उसका क्या हो गया, मास हो गया, द्रव्यमान हो गया। यदि अगर मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर क्या है ना, 100 ग्राम वजन है, यानी कि 100 ग्राम वजन का मतलब ये है कि पृथ्वी के द्वारा जो जी का मान इस पे लग रहा है ना वो कितना है, 100 ग्राम है। यानी कि बच्चे भार एक्चुअल है क्या, तो भार है पृथ्वी का जी का मान। जी का मान मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी के जी का मान वापस समझ लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहा हूं मैं, कि पृथ्वी अपनी ओर इन वस्तुओं को जो खींचती है ना उसी को आप भार या वजन कहते हैं। जैसे आपने यहां से एक प्रश्न भी देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी से, अर्थ से कोई भी व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति अर्थ से क्या होता है, वो कहां पर जाता है, चंद्रमा पे। अब आपने यहां से देखा कि सर कोई व्यक्ति क्या था कि वो पृथ्वी से कहां जाता है, चंद्रमा जाता है। अब इस व्यक्ति के अंदर यदि पृथ्वी पे सपोज दैट कितने केजी वजन हो, इसके अंदर 60 केजी। सर 60 किलो का एक व्यक्ति पृथ्वी से चंद्रमा पर गया, 60 किलो का व्यक्ति कहां पर गया है, चंद्रमा पे। जब इस व्यक्ति का यहां पर वजन तोला गया तो पता चला कि इसके अंदर वजन निकला चंद्रमा पे जाके 10 किलो। हाउ मेनी केजी, ओनली 10 केजी। अब सोचने वाली बात है यहां से, सर 60 केजी का पर्सन या व्यक्ति जब वो चंद्रमा पे गया तो रास्ते में ऐसा तो होगा नहीं ना अपना हाथ या सर वगैरह को छोड़ के चला गया हो, जैसे व्यक्ति तो वैसे ही गया होगा। लेकिन ये 50 केजी वजन कम कैसे हो गया, सर ऐसा तो होना नहीं चाहिए।
तो ये रूल्स क्या है ये जानना है। एक्चुअली में ये है कि पृथ्वी की जो हमारी जो पृथ्वी है इसकी जो इसका पृथ्वी का जो जी का मान है या इसकी जो पृथ्वी की खींचने की जो पावर है वो चंद्रमा की पावर से क्या है ज्यादा है। या ये समझ लीजिए जब भी कोई चीज पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएगी तो वहां पे जाकर क्या हो जाएगी 1/6 के बराबर रह जाएगी। अर्थात कोई भी चीज पृथ्वी पर जितने भी केजी के आप उसको 6 से भाग दे देंगे ना तो उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आप ये ऐसा समझना है आपने कि सर भार एक्चुअली क्या था। तो बच्चे भार ये था क्योंकि देखिए मास क्या है भाई, मास ये कि ये व्यक्ति जिन चीजों से बना है, हड्डियों से, स्किन, सेल वेल सब चीजों टिश्यू मिलाते जिन चीजों से यह व्यक्ति बना है वो सारी चीजें इस व्यक्ति का क्या है वो द्रव्यमान है। राइट। अब भार क्या था सर, भार यह है कि यदि इस व्यक्ति को तोला जाए तो तोलने पे क्या पता चलता है कि पृथ्वी इस व्यक्ति को अपनी ओर कितना खींच रही है। तो पृथ्वी की जो पावर है खींचने की वो ज्यादा है किसकी पृथ्वी से, चंद्रमा की पृथ्वी से। यानी कि चंद्रमा की जो पृथ्वी है वो जो खींचती है ना अपने ओर तो वो हमारी पृथ्वी की खींचने की पावर से कम पावर है। इसीलिए क्या है और कितना कम है 1/6 के बराबर। इसीलिए 60 किलो का व्यक्ति वहां पर तोला जाता है तो कितने का पाया जाता है 10 केजी का। बात समझ में आ गई यहां से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा भाई मास क्या होता है और भार क्या होता है। चलिए अब हम बात करेंगे किसके रेफरेंस में, यहां से फिजिक्स के रेफरेंस में। एक्चुअल में हमने यहां पे देखा केमिस्ट्री के रेफरेंस में। अब मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं यहां से, फिजिक्स के बारे में, भौतिक विज्ञान के बारे में। चलिए बच्चे एक्चुअली फिजिक्स में हम स्टडी करते किस चीज की है। पहला पॉइंट, स्टडी ऑफ इंटररिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। यानी कि द्रव्य तथा ऊर्जा के अंतर संबंधों का अध्ययन। चलिए देखिए केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने कि स्टडी ऑफ मैटर, लेकिन हम बात किसके रेफरेंस में कर रहे हैं, फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के बारे में पहले मैं समझा रहा हूं कि फिजिक्स है क्या। देखिए फिजिक्स ऐसा विषय, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ इंटररिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। द्रव्य क्या होता है, दुनिया की व्यवहारिक वस्तु जिसके अंदर मास है प्लस स्थान घेरने की क्षमता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात करें सर, उसी द्रव्य तथा ऊर्जा के अंतर संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। सर समझ में तो आई नहीं, चलिए ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास में कोई बल्ब है, ठीक है गाइस। अब ये जो बल्ब है इसके अंदर कांच का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर हमने गैस भी भरी होगी, इसमें हमने फिलामेंट भी लगाया है, और इस बल्ब के अंदर यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए वार्निश वगैरह सेक्टर लगा के एल्युमिनियम का भी यूज किया गया होगा। इन सारी चीजें जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, गैस के बारे में, कांच के बारे में, एल्युमिनियम के बारे में, ये सब क्या है, ये सब तो द्रव्य है, पदार्थ है, राइट। तो इस द्रव्य में अब हमने क्या काम किया, इसमें हमने फ्लो ऑफ करा इलेक्ट्रॉन। FeO मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ लेंगे लाइट। जब इस बल्ब के अंदर हमने क्या छोड़ा, लाइट, जब करंट छोड़ा, करंट छोड़ने पर अब ये बल्ब ने क्या दिया, प्रकाश दिया। तो आपको यह समझना है कि मैटर और एनर्जी इन दोनों के परिणाम से जो चीज बनकर आई है, यानी कि जैसे इससे क्या निकला है, प्रकाश। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक यूनिट आती है ऑप्टिक्स, प्रकाश की है। तो प्रकाश के यानी कि ये प्रकाश जो सब्जेक्ट है किसका है, फिजिक्स का है। क्योंकि हम फिजिक्स में क्या काम करते हैं कि हम स्टडी करते हैं, वो भी किसके बीच की, द्रव्य और ऊर्जा के बीच की, राइट। और फिजिक्स के सेक्टर में सबसे ज्यादा जो काम किया है वो किन्होंने किया है, न्यूटन ने किया है,
राइट, सभी जानते हैं न्यूटन का पूरा ब्यौरा आप देख लीजिए कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या बहुत सारे फिजिक्स के रूल्स, लॉज, गति के नियम वगैरह आपने ये सब पढ़े होंगे। ठीक, ऑप्टिक्स में भी उन्होंने अपना एक रूल्स दिया है। चलिए, तो यहाँ तक हमने देखा था कौन सा साइंस। तो अभी हम बात कर रहे थे नॉन लिविंग साइंस की। यहाँ से गाइस हम बात करेंगे किसके बारे में, लिविंग साइंस की। तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, लिविंग साइंस के बारे में। अब लिविंग साइंस में क्या है बच्चे, तो हाँ अपना इसको एक बात समझेंगे। लिविंग साइंस को हम ना दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। ये चलिए डायरेक्टली इसको समझें, लिविंग साइंस एक्चुअली में क्या होता है। बायोलॉजिकल साइंस, जैव विज्ञान। ये क्या लिखा मैंने, जैव विज्ञान, यानी एक्चुअली जीवों से रिलेटेड है। तो लिविंग साइंस में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस का मतलब है बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। अब यहां से हम बात करेंगे चलिए बायोलॉजी के बारे में, क्योंकि अभी हमारा जो क्लास चल रही है वो क्या चल रही है कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। चलिए बायोलॉजी समझते हैं। बायोलॉजी देखिए गाइस, जैसे आप सभी जानते हैं बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है बच्चे, जैसे जीव विज्ञान। ये डेफिनेशन तो मुझे यहाँ से भी समझ में आती है कि जब बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान है तो एक ऐसा विज्ञान होगा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। मनुष्य भी एक जीव है, यानी कि इसमें हम जनरली किसका स्टडी करने वाले, जीवों का। अब ठीक बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे सब। तो बायोलॉजी जो वर्ड है बच्चे ये दो वर्डों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले मैं इसके मीनिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो बायोलॉजी वर्ड है तो एक्चुअल में कि बायोलॉजी वर्ड कितने लफ्जों से मिलकर बनाया गया, इस दो लफ्जों से, बायोस और लोग से। तो आपने यहां से क्या देखा कि सर बायोलॉजी के मीनिंग्स में हम जहां पे बात कर रहे हैं कि बायोलॉजी जो है एक्चुअली ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, बायोस और लोग से। अब ये दोनों जो लफ्ज हैं, जैसे साइंस लैटिन रूट का वर्ड था, उसी प्रकार से बायोस और लोग्स ये क्या है, ये ग्रीक है। ये कैसे लफ्ज है गाइस, ये ग्रीक वर्ड है। अब इसमें बायोस का मतलब क्या होता है बच्चे, बायोस का मतलब होता है लाइफ या फिर लिविंग। अगर मैं बात करूं किसके रेफरेंस में, लॉग्स के बारे में, तो लॉग्स का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि अगर मैं इन दोनों को मर्ज करके देखता हूं तब बायो का मतलब निकल कर आ जाएगा स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग, यानी कि जीवन तथा जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है गाइस, जीव विज्ञान। यानी कि ये जो डेफिनेशन आई है निकल के, तो ये क्या बताती है, अगर आपसे जनरल ये पूछा जाए कि ये बताएं कि बायोलॉजी है जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान का मीनिंग्स होता क्या है। तो जीव विज्ञान का मतलब आपने यहाँ से सीखा सर, जीव विज्ञान जो बायोलॉजी जो इंग्लिश का लफ्ज है ये दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, बायोस और लोग्स से, जिसका मतलब बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लिविंग्स और लोग्स का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि बायोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग्स, जीवन तथा जीवों का अध्ययन, जीवन का और प्लस जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है आपका, जीव विज्ञान। अब इसी के बारे में अगर मैं कुछ और आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन पे अगर मैं बात करूं तो जी बायोलॉजी को हम आगे चलकर अलग अलग टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, वर्गीकरण। तो बच्चों बायोलॉजी को भी हम अलग अलग टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
जैसे एक भाग होता है इसका जूलॉजी और एक भाग होता है इसका बॉटनी। जूलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। समझ आ रही इसी से। चलिए गाइस, आप जर्नली देखिए एक लफ्ज लिखा है मैंने यहाँ पे जू, जिसका मतलब होता है चिड़ियाघर। आप कभी भी अगर चिड़ियाघर गए होंगे तो ऐसा तो है नहीं प्लांट्स वगैरह फ्लावर्स देखने के लिए जाते हैं, तो चिड़ियाघर में जनरली हम जानवर देखने के लिए जाते हैं, एनिमल देखने के लिए जाते हैं। तो जूलॉजी जो सब्जेक्ट है, तो हम इसमें जो स्टडी करते हैं, तो एक्चुअली जूलॉजी में जो स्टडी करेंगे तो स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल्स, राइट। यानी कि सर जूलॉजी जंतु विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का। अब एनिमल्स का मतलब यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर जानवर से मत सोचिए, मानव भी, आप लोग भी एक जानवर है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, मुझे छोड़ के। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ गाइस कि देखिए जो जूलॉजी है, जो जंतु विज्ञान है, हम इसमें किसका स्टडी करेंगे, एनिमल्स का, और इन एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड है। दूसरी बात यहाँ से ये जान लीजिए, जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, हीटरोट्रोफिक। ये सब कैसे हैं, हीटरोट्रोफिक, यानी कि परपोषी। देखिए परपोषी ऐसे सजीव जो अपने भोजन के लिए, ऐसे सजीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर हो, हम उनको क्या बोलते हैं, परपोषी। अब एनिमल्स क्या है, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ से। अगर हम बात करें किसके रेफरेंस में, बॉटनी के बारे में, तो हम इसमें क्या करेंगे गाइस, तो स्टडी ऑफ प्लांट। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है किसमें, वनस्पति विज्ञान में। अगर आप प्लांट्स के बारे में बात करें तो जो जितने भी प्लांट्स होते हैं ये होते हैं ऑटोट्रोफिक। अब सर ये ऑटोट्रोफिक क्या है, ऑटोट्रोफिक को हम हिंदी में कहते हैं स्वयंपोषी, यानी कि ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो। आपने देखा जितने भी प्लांट्स होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के माध्यम से क्या काम करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर हो गया गाइस यहाँ से। चलिए आगे देख लेंगे गाइस कि देखिए वनस्पति विज्ञान का जनक वगैरह किसको कहा गया है, और आपका जूलॉजी विज्ञान का जनक वगैरह, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ देख लीजिए। ठीक, ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन किसके रेफरेंस में है। और यहाँ से देखिए जितने भी छोटे छोटे प्रश्न आपने देखे कि साइंस का पिता कौन है, जूलॉजी का पिता, जंतु विज्ञान का पिता, ठीक, हाँ, भारतीय वनस्पति विज्ञान का पिता। तो ये सारे जितने भी प्रश्न हैं ये छोटे एग्जाम में आ जाते हैं, वनडे एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए अब मैं लास्ट में फाइनल में बात करूंगा। तो अब हमारी जो पहली जो फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, तो हम देखेंगे कहाँ से, जीव विज्ञान, बायोलॉजी से, कि व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ बायोलॉजी। तो यू हैव टू लर्न इट कि दैट इज द मीनिंग्स ऑफ स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग। तो इसको हम कल से डिफाइन करेंगे इसके बारे में। देखिए जब भी क्लास का मैं लास्ट क्या करूंगा, तो मैं पहले आपको यूपीएससी के बारे में यहाँ से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, आपका माइंड किस तरह से यहाँ पे वर्क करेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, एनसीईआरटी में मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, पहले मैं भी पढ़ा था, आप लोग पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, बेहतर है, पढ़िए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी में ज़्यादा समय खर्च लगता है और स्किल सब लोगों की उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। एक्चुअली एनसीईआरटी है मैजिक बुक्स होती हैं, वो सबको समझ में नहीं आती और सबको पढ़ने का तरीका उनको नहीं आ सकता। इसीलिए मेरा मानना यह है कि एनसीईआरटी यूजफुल बुक्स होती हैं, लेकिन सबके लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी में आपकी स्किल नहीं हो पा रही है, आपको नहीं समझ पा रहे हैं आप किस तरह से, तो ना पढ़ें।
अगर आपको लगता है कि उसमें से आप कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हैं, एक आप स्किल क्रिएट कर पा रहे हैं, वहाँ से आप टॉपिक पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो आप बेहतर है आपको फिर पढ़ना चाहिए। ये पहली चीज़ है कि जो बच्चे मुझसे बार बार प्रश्न करते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो दोनों ही बातें हैं कि जिनको एनसीईआरटी नहीं समझ में आती, उनको थीम्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं वो अपने माइंड में, तो वो एनसीईआरटी को ना पढ़ें। जिनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, जिनको ये तो वो पढ़ सकते हैं। अगली चीज़, इस पूरी क्लास में जो हमने स्टार्टिंग से किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में आपको कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें, जैसे कि मानव की लाइफ में विज्ञान की बिगिनिंग कैसे हुई है, साइंस ने एक मानव की लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला है, शुरुआती दौर का, ये क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं आप लोग, तो बिगिनिंग में मानव की लाइफ में साइंस का क्या रोल रहा है, आपको ये डिफाइन करना है, अपने आप से डिफाइन करेंगे। और एक बात जान लीजिए, आप कोई भी नोटबुक कुछ भी उठा लीजिए, आपको क्या करना है, आपको वाइट पेपर लेने हैं, टॉपिक लिखकर, ठीक क्राइटेरिया बनाकर 150 वर्ड, याद रखिए 150, आपका 200 या फिर 250, 150, 200 या 250 लफ्ज में ही लिखना है। कोई भी क्वेश्चंस, ये हैबिट डालनी पड़ेगी। जब भी आपका कोई टॉपिक्स पे पॉइंट्स निकल कर आते हैं, आपको अभी से अगर आपकी टॉपिक अगर आपका ये हैबिट करेंगे, देन यू विल बी डेफिनेटली डू। अदरवाइज प्रॉब्लम्स ये रहती है कि नॉलेज बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं? क्योंकि उनके माइंड में व्यूज़ नहीं होते हैं। आप ऐसा नहीं ना वहाँ पे जैसे जो आप हाई स्कूल या 10th स्टैंडर्ड में आप ऐसे लिखते थे, आप यूपीएससी ऐसा आपका पीसीएस वगैरह में वो नहीं लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही रहती है। इसीलिए हर क्लास के बाद मेरा देखिए यही मोटिव है कि आज आपने जो पढ़ा है साइंस के बारे में, ठीक, अब जैसे अलग अलग लोगों ने साइंस की डेफिनेशन दी है, अगर आपसे यही आ जाए कि साइंस क्या है, मानव जीवन में साइंस का क्या प्रयोग है, ये प्रश्न है, इस पे आपको 150 में लिखना है। और ये इसी तरह का मैं लास्ट में रोज 1 या 2 प्रश्न दिया करूंगा। ठीक है गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।